नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सचनामा। आज हम आपको समय की धारा में लगभग 5000 साल पीछे ले चलेंगे, उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ था। इस सभ्यता को हम आज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी, लेकिन इसकी जड़ें इससे भी पहले लगभग 3300 ईसा पूर्व तक जाती हैं। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक फैला हुआ था। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह सभ्यता अपने समय की मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी अधिक विशाल थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक दुनिया इस महान सभ्यता से लगभग अनजान थी। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। अगले ही वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उत्खनन हुआ, जिससे इस सभ्यता का वास्तविक स्वरूप सामने आया। धीरे धीरे कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, चन्होदड़ो और सुतका गेंडोर जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। भारत में स्थित राखीगढ़ी आज तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी वैज्ञानिक नगर योजना थी। प्रत्येक नगर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, ऊंचा दुर्ग क्षेत्र और नीचे का नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक, धार्मिक और सार्वजनिक भवन होते थे, जबकि नीचे के क्षेत्र में आम लोग रहते थे। सड़कों को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बसाया गया था। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। निर्माण में एक ही अनुपात की पक्की ईंटों का उपयोग होता था, जिससे पूरे नगर में समानता दिखाई देती थी। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हर घर की नाली ढकी हुई मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। गंदा पानी शहर से बाहर ले जाया जाता था। नालियों की सफाई के लिए विशेष मैनहोल बनाए गए थे। यह व्यवस्था आज की आधुनिक सीवरेज प्रणाली से काफी मिलती जुलती थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इस सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। ये लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा जलकुंड था, जिसमें जलरोधी ईंटों और प्राकृतिक डामर का प्रयोग किया गया था। इससे पता चलता है कि उस समय लोग जल संरक्षण और जल प्रबंधन की तकनीक जानते थे। इसके अलावा अन्नागार, सभागृह और सार्वजनिक कुएं भी मिले हैं, जो संगठित प्रशासन की ओर संकेत करते हैं। यहाँ के घर सामान्यतः 1 या 2 मंजिला होते थे। बड़े घरों में 20 से अधिक कमरे होते थे। प्रत्येक घर में स्नानघर, शौचालय और आंगन होता था। कई घरों में निजी कुएं पाए गए हैं, जो जल आपूर्ति की उत्तम व्यवस्था को दर्शाते हैं। आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित था। किसान गेहूं, जौ, चावल, तिल, मटर और कपास उगाते थे। कपास की खेती का विश्व का सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से मिला है। शिल्पकार मनके, मोहरे, तांबे के औजार, आभूषण और बर्तन बनाते थे। चन्होदड़ो मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की मोहरें व्यापार और पहचान के लिए प्रयोग होती थी। व्यापार स्थल और समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नामक देश का उल्लेख मिलता है, जिसे कई विद्वान सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं। लोथल का गोदीवाड़ा समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नापतोल के लिए मानकीकृत बाटों का प्रयोग होता था, जो प्राय 16 के गुणकों में होते थे। यह व्यवस्था पूरे क्षेत्र में समान थी, जिससे मजबूत आर्थिक नियंत्रण का संकेत मिलता है। धार्मिक जीवन में प्रकृति, उर्वरता और योग का महत्वपूर्ण स्थान था।
मात्र देवी को धरती और सृजन की देवी माना जाता था। पशुपति मुद्रा में दिखाया गया देवता ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जो योग परंपरा के प्रारंभिक रूप को दर्शाता है। लोग पीपल, पशु और नाग की भी पूजा करते थे। कब्रों में मिलने वाली वस्तुएं यह संकेत देती हैं कि वे परलोक में विश्वास रखते थे। सिंधु लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह पाए गए हैं। अधिकांश लेखन दाएं से बाएं लिखा गया है। अब तक इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कला में यथार्थवाद दिखाई देता है। नृत्य करती बालिका आत्मविश्वास और सौंदर्य का प्रतीक है। पुजारी की मूर्ति शांति और गरिमा को दर्शाती है। मिट्टी के खिलौने बच्चों के जीवन की झलक देते हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। नदियों के सूखने, मानसून के कमजोर होने, कृषि उत्पादन घटने और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे कमजोर कर दिया। हाल के शोध बाहरी आक्रमण सिद्धांत को कमजोर मानते हैं। धीरे धीरे नगर खाली होने लगे और लोग छोटे ग्रामीण समुदायों में बस गए। समाप्त हो गया, लेकिन सिंधु सभ्यता की विरासत अमर है। इसकी योजना, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संतुलन आज भी प्रेरणा देते हैं। आधुनिक नगर नियोजन, स्वच्छता अभियान और जल प्रबंधन में हमें इसकी झलक मिलती है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज और विज्ञान के बीच संतुलन से आती है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक संदेश है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।